एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं संजय और आज का जो हमारा वीडियो रहेगा 10th क्लास ज्योग्राफी और चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर के 3 वीडियो मैं पहले बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उनको देख लेना और इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको आप नोट डाउन भी करते जाना। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर में कौन कौन सी क्रॉप आएंगी, इंडिया के अंदर किस किस स्टेट में कितना प्रोडक्शन होता है, इन सब बातों को लेकर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी आप लोग करते रहे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मैंगो। मैंगो की बात करें तो मैंगो का रीजन कौन कौन सा मिलेगा, यानी एरिया कौन कौन सा है वहां पर। तो इंडिया की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है और उत्तर प्रदेश, ये तीनों ही राज्य काफी अच्छा उत्पादन देने वाले माने गए हैं। अब हम बात करेंगे बनाना। बनाना का मतलब हिंदी में लिखें तो केला, है ना। तो केला की बात करें तो जैसे कैसे केला और कैसे कर्नाटक, केरल, है ना। तो ये शॉर्ट ट्रिक भी यहाँ पर काम कर जाएगी आपकी, यानी कि बनाना है केरल और कर्नाटक के अंदर। ऑरेंज देखिए, नासिक का जो ऑरेंज है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का माना गया है। ठीक है, अगली हमारी रहेगी लीची। लीची की अगर बात करें तो बिहार का जो एरिया है वो सबसे बेस्ट माना गया है लीची के उत्पादन में। ठीक है, पीछे बहुत सारी खबरें आई थी, लीची के ज्यादा खाने से बहुत सारे बच्चे बीमार हो गए थे, कुछ लोगों की वहां पर डेथ भी हो गई थी। तो बिहार का सबसे ज्यादा एरिया लीची के लिए सुटेबल माना गया है। गुआया की बात करें तो कौन सा है, उत्तर प्रदेश माना जाएगा। अगर ग्रेप्स की बात करें तो ग्रेप्स अगर देखें तो देखिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का जो रीजन है वो अंगूर के मामले में, अंगूर के उत्पादन में सबसे अच्छे माने गए हैं। अगर हम एप्पल की बात करें तो एप्पल देखिए, एप्पल को थोड़ा सा मौसम ठंडा चाहिए, है ना, यानी कि वहां पर जलवायु जो है वो ज्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा रीजन कौन सा है भारत के अंदर, तो हम देखेंगे कि भी निचला जो इलाका है वहां पर तो मौसम ठीक नहीं है ज्यादा, है ना, ऐसा मौसम नहीं जिसमें एप्पल उगाया जा सके। तो एप्पल के लिए जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, ये 2 स्टेट मोस्ट डोमिनेट माने गए हैं। ठीक है, प्रोडक्शन के मामले में। अब हम बात करेंगे नॉन फूड क्रॉप्स, यानी कि जिन्हें हम खाते नहीं हैं लेकिन फिर भी वो किसी न किसी तरीके से हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्रॉप की बात करेंगे तो रबर की। तो रबर की बात करें तो रबर देखिए, रबर की जो एक तरीके से क्लाइमेटिक कंडीशन वहां पर कैसी होनी चाहिए, यानी कि ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन इसको चाहिए, यानी कि नमी वहां पर होनी चाहिए। और रेनफॉल की अगर बात करें तो 200 सेंटीमीटर एनुअल एवरेज रेनफॉल वहां पर होनी चाहिए। ठीक है, एरिया की अगर बात करें तो कौन सा होगा, केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है। ठीक है, और इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार जो एरिया है हमारा, उसके अंदर भी रबर का काफी अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद कॉटन की बात करेंगे। कॉटन के बारे में पहले भी काफी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पर हम ब्रीफ करते हैं कॉटन। तो कॉटन देखिए भाई, कॉटन के लिए सबसे पहली बात तो यही है कि सोयल कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो कॉटन के लिए ब्लैक सोयल काफी सुटेबल मानी गई है। और ब्लैक सोयल कहां पर मिलती है, दक्कन प्लेटू वाला जो रीजन है वहां पर मिलती है, यानी कि महाराष्ट्र है, गुजरात है और कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का भी इसके अंदर शामिल होता है। ठीक है, तो वहां पर ब्लैक कॉटन सोयल के नाम से भी इस मिट्टी को जाना जाता है। और अगर लोकल नेम की बात करें तो रेगुलर सोयल के नाम से भी ब्लैक सोयल को जाना जाता है। तो ब्लैक सोयल सुटेबल है किसके लिए, कॉटन के लिए। ठीक है, अच्छा वहां पर प्रोडक्शन देखने को मिलता है। एरिया कौन सा होगा, हमने डिस्कस कर ही लिया, महाराष्ट्र है, गुजरात है और मध्य प्रदेश का इलाका है। ओके, टेम्परेचर कैसा चाहिए इसको, यानी कि हाई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट इसके लिए है। जो क्रॉप्स रहेगी हमारी सिल्क, यानी जिसको सेरिकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए कि भारत के 55 से 60% लोग खेती से जुड़े हुए हैं, तो खेती की जो दशा है वो भी अच्छी होनी चाहिए ना। तो 1950 से पहले अगर हम देखें तो खेती ठीक ठाक नहीं थी। ठीक है, ये बाद में काफी इंप्लीमेंट किए गए, बहुत सारी स्कीम लॉन्च की गई, टेक्नोलॉजिकल भी या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए गए, जिसकी वजह से आज कई इलाके में खेती अच्छी होती है। तो वो ऐसे कौन कौन से रिफॉर्म्स थे, पहले हम बात करेंगे यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की। ठीक है, तो वो कौन कौन से थे, तो जहां देखिए आप लोग गवर्नमेंट ने जो स्टेप उठाए, पहले हम बात करेंगे यहाँ पर
केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्या थी भाई? इसके अंदर फार्मर को लोन मिलता है और बहुत ही कम ब्याज दर पर वो मिलता है, ठीक है, जिससे अपनी वो खेती के इंस्ट्रूमेंट ले सकता है और भी दूसरी टेक्निक्स यूज कर सकता है इस पैसे से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक और थी PAIS यानी कि पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम थी। अब खेती को भाई अच्छी बीज तैयार करने हैं, है ना, क्रॉप्स के अंदर कोई बीमारी आ गई तो उसके लिए कौन सी दवा इजाद करनी है, कौन से पेस्टिसाइड डालने हैं, कौन सी मिट्टी किस क्रॉप के लिए सुटेबल रहेगी, रिसर्च के काम करने के लिए क्या करना पड़ा, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी खोली गई, बहुत सारे ऐसे एक तरीके से प्लेटफॉर्म तैयार किया गया जहां पर फार्मर को काफी मदद मिली, ठीक है। तो इसी में एक बात करेंगे यहाँ पर ICAR का फुल फॉर्म यहाँ पर देखिए तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली के अंदर है। अब बात करेंगे यहाँ पर कि सबके पास में जमीन नहीं है तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे तबके के लिए जो गरीब है, दिहाड़ी मजदूरी करता है ना, तो ऐसे लोगों को पेट भरने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्कीम लॉन्च की? तो PDS, तो PDS की फुल फॉर्म यहाँ पर बता देता हूं आपको, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके अंदर क्या था भाई? रूरल और अर्बन एरिया के अंदर जो लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हैं उन लोगों की खाद्य सुरक्षा के लिए उनको अनाज या जो भी जरूरी चीजें थी वो प्रोवाइड यहाँ पर करवाई जाती हैं। राशन कार्ड बनते हैं, कौन कौन से होंगे भाई? यहाँ पर देख लीजिए, BPL और APL। BPL का मतलब क्या है? बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से जो जीवन नीचे जो जीवन यापन करते हैं उनको शामिल किया गया है, और APL के अंदर किसको शामिल किया गया है? अबो पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से ये ऊपर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक तरीके से देखें तो आजादी से पहले जमीन जो थी वो इकट्ठी नहीं थी, बिखरी हुई थी, उसको क्या किया गया? कलेक्टिवेशन का काम किया गया, इकट्ठा करने का काम किया गया। फिर चकबंदी की गई, है ना, जो जमींदारी जो प्रथा चली आ रही थी उसको अबोलिश किया गया। और क्या किया गया कि हमें पता है 1950 से अंदर भारत का संविधान लागू हो गया था और 1951 में पहली बार चुनाव हुए थे भारत में, और 1951 में वो चुनाव कंप्लीट नहीं हुए थे। वो इलेक्शन कब कंप्लीट हुआ था? 1952 के अंदर। तो 1952 में सरकार बनी थी और प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पहले प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वहीं से एक योजना शुरू हुई थी 5 ईयर प्लान, यानी कि 5 वर्षीय योजना जो 5 साल के लिए चलती है, ठीक है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान चलाई गई थी 1952 से 1957 तक। उसके अंदर क्या लक्ष्य रखा गया था? सबसे पहला लक्ष्य यही रखा गया था कि भी खेती को सुदृढ़ बनाना है, मजबूत बनाना है, ठीक है। तो 5 ईयर प्लान किसके अंतर्गत होता है भाई? एक योजना आयोग बनाया गया था। योजना आयोग का हेड कौन होता है? तो स्वयं प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री खुद उसका हेड होता है, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पर कि टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स कौन कौन से इंडिया के अंदर आए, ठीक है। तो पहली बात करेंगे 1960 और 70 की। 1960 और 70 में अगर हम देखें तो ग्रीन रिवोल्यूशन यानी कि ड्रॉट पड़ा था, उसके बाद से काफी लोग मरे थे भूख से, अनाज बाहर से मंगवाना पड़ा था। तो इसके अंदर यह महसूस किया गया कि भारत अनाज के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन आई थी हमारी 1960 to 70 के अंदर, उसमें काम किया गया था, बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी, कैनाल सिस्टम को ठीक किया गया था, ठीक है, बहुत अच्छे फर्टिलाइजर यूज किए गए थे, बहुत अच्छी वैरायटी के सीड इस्तेमाल किए गए थे, और एक तरीके से ये हम कह सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया में गंगेटिक जो प्लेन है, ठीक है, जहां पर सतलुज और गंगा का जो मैदान है, उस इलाके के अंदर काफी अच्छी पैदावार देखने को मिली थी, ठीक है। इसके साथ साथ में हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट पे काम किया गया, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो एरिया था उसके क्षेत्र में भी काम किया गया। जो मेट्रोलॉजिकल एंड वेदर फोरकास्टिंग है उसके लेवल पे भी काफी अच्छा काम किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि खेती जो जोखिम भरी है, बहुत सारे डिजास्टर ऐसे आते हैं, बहुत सारी बीमारियां ऐसी आती हैं, जैसे कि साइक्लोन आ गया, फ्लड आ गई, ठीक है, या ड्रोट आ गया, कि फार्मर को टाइम टू टाइम मौसम की जो एक्टिविटी है उसके बारे में पता चले, ताकि उसे किसी भी प्रकार का डिजास्टर का सामना न करना पड़े। या हम बात करें नॉर्थ इंडिया की, तो नॉर्थ इंडिया में जैसे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा आते हैं, है ना, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण वहां पर ओलावृष्टि भी होती है, हिमपात भी होता है कुछ हिली एरिया में,
और मैदानी इलाके में काफी अच्छी बारिश भी होती है। और अगर फार्मर को समय से ये जानकारी मिल जाए कि भाई अगले 2 दिन में मौसम कैसा है, यानी कि बारिश होने वाली तो नहीं है, अगर बारिश होने वाली है तो फार्मर 2 दिन तक अपनी बिजाई को रोक सकता है, जिससे कि वो जो उसके ऊपर खर्च वहन होने वाला था उससे फार्मर को काफी रिलीफ मिल सकता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि स्पेशल वेदर फोरकास्टिंग या स्पेशल वेदर बुलेटिन चलाए गए, जिससे कि फार्मर को कम से कम नुकसान हुआ है। यानी कि टीवी है, रेडियो है या फिर मोबाइल एसएमएस से भी बहुत सारे किसानों के पास में ये मैसेज पहुंचा दिया जाता है कि भी अगले 2 दिन में मौसम कैसा रहने वाला है, कहीं पर साइक्लोन तो नहीं आने वाला। लेकिन फिर से जरूरत है एक और ग्रीन रिवोल्यूशन की, लेकिन इस बार ग्रीन रिवोल्यूशन एग्रीकल्चर यानी कि खेती के ऊपर नहीं, बल्कि एनवायरमेंट को लेकर के होना चाहिए। यानी कि पेड़ पौधों के ऊपर काम होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएं ताकि हमारा एनवायरमेंट जो वो बिल्कुल शुद्ध रहे। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग जैसी कंडीशन ना बने, क्लाइमेट चेंज ना हो। ठीक है, ताकि जो वेदर फिनोमिना है उसके अंदर भी विकार ना आए, चेंज ना आए, मौसम सुटेबल बने रहे, नहीं तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी और एग्रीकल्चर टोटली प्रभावित होगी। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक और बचता है यहाँ पर, और वो है इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, यानी कि भारत की कृषि के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का क्या असर देखने में आया है, यानी कि फार्मर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है, एग्रीकल्चर किस तरीके से प्रभावित हुई है, ये सब चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में मैं आपको बता दूं, ये कोई नया फिनोमेना नहीं है। ये यूरोपियन या दूसरे ये यूरोपियन या फ्रांसीसी जो ट्रेडर्स इंडिया के अंदर आते थे, यहां से प्रोडक्शन या रॉ मटेरियल के तौर पे प्रोडक्ट्स लेकर के जाते थे और अपने वहां पर फैक्ट्री में या किसी और दूसरी जो इंडस्ट्री थी उसमें इसका यूज करते थे और एक अच्छे तरीके से नया प्रोडक्ट तैयार करके वो महंगे दामों में बेचते थे। ठीक है, कॉलोनियल टाइम की बात करें, जब इंडिया जो है ब्रिटिश का या ब्रिटेन का कॉलोनी होता था, ठीक है, उपनिवेश होता था, तब भी वो ब्रिटिशर्स यहां से बेटर क्वालिटी की या बेस्ट क्वालिटी की जो कॉटन होती थी उसको लेकर के जाते थे वहां के मैनचेस्टर और लिवरपूल में। ठीक है, और वहां इस रॉ मटेरियल का यूज करते थे और बहुत अच्छे एक तरीके से प्रोडक्ट तैयार करते थे, तो इंडिया में ही वो महंगे दामों में बेचते थे। ठीक है, आपको याद होगा 1917 के अंदर यानी कि 1917 में बिहार के चंपारण में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उन्होंने वहां के फार्मर को प्रेशराइज किया कि भाई आप लोग यहां पर फूड ग्रेन क्रॉप नहीं उगा सकते, बल्कि यहां पर आप लोग हमारे लिए इंडिगो का क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, यानी कि नील की खेती करने के लिए उन फार्मर को बाध्य किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि वो जो क्रॉप थी वहां से जो प्रोडक्शन होता था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए कॉटन टेक्सटाइल में वो लोग इसका यूज करते थे और बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट तैयार करके इंडिया जैसे देशों में ही वो लोग सप्लाई करते थे। लेकिन वहां के फार्मर को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई इससे, क्योंकि जो नील की खेती थी उससे उनको कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला था, बल्कि वहां की फैमिली बहुत बड़ी होती थी और एक तरीके से फूड ग्रेन क्रॉप्स न होने की वजह से वो लोग ठीक से अपने परिवार का पेट भी नहीं भर पाते थे। और इसी बात को लेकर के एक मूवमेंट छिड़ा था जब महात्मा गांधी जी उनके साथ में आए थे, है ना, याद होगा आपको। चंपारण का जो बहुत अच्छा मूवमेंट था वहां से शुरू हुआ था 1917, फिर अहमदाबाद, है ना, इस तरीके से मूवमेंटों का दौर शुरू हुआ था। इसके बाद बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जहां पर फार्मर को पहले से ही एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो एक तरीके से तय किया होता है किसी भी क्रॉप के ऊपर। यानी कि जैसे कि वीट है, वीट निकली, अब फार्मर को पता ही नहीं है कि भाई वो उसका जो क्रॉप एक तरीके से जब हार्वेस्ट करेगा, प्रोडक्शन जब वो बेचने के लिए जाएगा तो वो किस रेट में जाएगा, यानी औने पौने दामों में ना बिके। इसलिए बहुत सारे कंट्री ने एमएसपी पहले से ही तय किया होता है, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी भी क्रॉप का। उससे फार्मर को क्या होता है कि भी प्रोडक्शन कितना भी निकले कम से कम उस रेट में तो वो बिके ही बिकेगी, उससे नीचे नहीं बिकेगी, तो फार्मर को कम लॉस वहां पर होता है। ठीक है, इंडिया में ये जो ट्रेंड था वो बाद में शुरू हुआ है। इसके बाद एक और चीज है कि बहुत सारे कंट्री अगर देखें तो वहां की जो गवर्नमेंट है वो फार्मर को सब्सिडी देती है। ठीक है, चाहे वो सीड के ऊपर हो या फिर टेक्नोलॉजी के जो इंस्ट्रूमेंट है उनके ऊपर हो, ठीक है, तो ट्यूबवेल्स है उसके ऊपर हो। तो लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा पहले नहीं था, ये बाद में शुरू हुआ। ये भी एक तरीके से इफेक्ट है हमारी इंडियन एग्रीकल्चर के लिए।
तो इस तरीके से बहुत सारे इंपैक्ट यहां पर देखने को मिले हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो इस चैप्टर में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।